सो गाइस सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें जानना है वो है इंटरनेट, कि इंटरनेट क्या होता है। क्योंकि गाइस आज से हम लोग इंटरनेट के ऊपर काम करने वाले हैं और हमें ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हमें इंटरनेट ही नहीं पता हो कि इंटरनेट क्या होता है। तो बेसिकली ये एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। बेसिकली क्या होता है गाइस, ये एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो क्या करता है, मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट करवाता है। क्या करवाता है गाइस, ये बेसिकली कनेक्ट करवाता है। आसान भाषा में अगर हम लोग समझे तो ये क्या करता है गाइस, बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करता है ताकि वो एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर सके, भेज सके। ठीक है, वो बातचीत आपस में कर सके। जैसे कि कंप्यूटर यहाँ पे एक मैंने बनाया है ए और एक कंप्यूटर है बी, तो कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी में कुछ डेटा भेजना है, मतलब कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में कुछ डेटा भेजना है, तो वो तार के थ्रू एक कनेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो केबल के थ्रू हमें कनेक्ट कर सकते हैं हम कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी से। दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो केबल के थ्रू हम लोग पास के लिए तो ठीक है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग केबल के थ्रू कर सकते हैं, बट हमें यही चीज लॉन्ग डिस्टेंस में करना हो तो हमारे लिए बेस्ट है इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट क्या करता है गाइस, इन दोनों कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है। ये बेसिकली एक मीडियम होता है जो आपस में इन दोनों कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करता है ताकि ये यहाँ से डेटा कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में भेज सके या फिर बी से ए में डेटा भेज सके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट क्या होता है। बेसिकली एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ठीक है, तो जो इंटरनेट मेक्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल एनी टाइम एनी लोकेशन एंड फ्रॉम एनी डिवाइसेस। बेसिकली ये क्या करता है, कोई सा भी जो डेटा है, इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो कहीं से भी आपको ला के दे सकता है। ठीक है ना, और कहीं किसी के भी डिवाइस से। ठीक है, तो मतलब जैसे कि मैं हूँ आज दिल्ली में, ठीक है, और मुझे चाहिए कोई डेटा, मैं हूँ दिल्ली में और मुझे चाहिए डेटा जो चाहिए मुझे अमेरिका से। ठीक है, तो अमेरिका से कोई डेटा चाहिए तो क्या करता है, इंटरनेट के ही थ्रू हम लोग ये अमेरिका से डेटा यहाँ पे दिल्ली तक पहुँच सकता है। अदरवाइज ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से अमेरिका तक मैं केबल बिछवाऊं और केबल के थ्रू वो डेटा ट्रांसफर हो, ऐसा भी हो सकता है बट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, बट हम लोग इसको किस तरीके से करते हैं, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, कोई सा भी डेटा कहीं से भी किसी भी लोकेशन से हम लोग डेटा अवेलेबल करवा सकते हैं। बेसिकली हम लोग ले सकते हैं और सेंड कर सकते हैं एंड रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर का जो नेटवर्क था गाइस, वो नेटवर्क था अर्पानेट। ये हमारा फर्स्ट नेटवर्क था कंप्यूटर का। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस मतलब इसको बनाया किसने था, यूएसडी डीओडी अर्ली इन 1960s। तो 1960s में सबसे पहला ये नेटवर्क बना था। तो आई होप आपको इंटरनेट से जितने भी डिटेल्स थे वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद है वेब। वेब क्या होता है गाइस, इंटरनेट का ही एक पार्ट होता है, एक पोर्शन होता है जो हम लोग वेब में यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है, इंटरनेट में तो हम जो चाहे वो भी एक्सेस कर सकते हैं गाइस, जो भी चाहे वो हमारा जो मन हो वो एक्सेस कर सकते हैं। बट आपने ऐसा सुना होगा कि किसी किसी एरिया में कोई पर्टिकुलर चीज नहीं एक्सेस होता है। जैसे कि इंडिया में अब क्या है, टिकटॉक बैन हो चुका है। अब ये टिकटॉक क्यों बैन हुआ, इंडिया में टिकटॉक क्यों नहीं चल पाता है, क्योंकि ये वेब का पार्ट है। वेब के थ्रू ही हम लोग कोई चीज एक्सेस करते हैं। ठीक है ना, अगर हम चाहे तो इंटरनेट के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट हम लोग क्यों नहीं एक्सेस कर पाते हैं इंडिया में, क्योंकि क्या करते हैं जो हमारा इंडिया गवर्नमेंट है गाइस, वो वेब में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं ताकि हम उसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो यही होता है वेब। बेसिकली वेब क्या होता है, एक पार्ट होता है, पोर्शन होता है इंटरनेट का जो रिस्ट्रिक्टेड होता है, जिसको हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वेब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। टिम बर्नर्स ली ने ही इंट्रोड्यूस किया था वेब का कॉन्सेप्ट इन 1990s में। ठीक है, तो वेब इज अ पोर्शन ऑफ इंटरनेट विथ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है जिसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाता है। ठीक है, वेब स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन बाय कम्युनिटी W3C, मतलब W3 कम्युनिटी के द्वारा ही वेब को मेंटेन किया जाता है। ठीक है ना, W3C का मतलब है WWW, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो कम्युनिटी थी उसी के द्वारा ये मेंटेन किया जाता है। ठीक है ना, या कॉन्सोर्टियम कह सकते हो आप। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग जानते हैं कि वेब का करंट वर्जन, मतलब वेब का भी जो करंट वर्जन चल रहा है गाइस, वो हमारा वेब 3 है। ठीक है, और जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है वेब का है गाइस w3.org। अगर आपको वेब के बारे में और जानना है तो आप w3.org में जाकर आप सर्च कर सकते हो। w3.org गूगल पे आप सर्च करके और वेब के बारे में और जान सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको इंटरनेट और वेब समझ में आ गया होगा।
इंटरनेट क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करवाता है गाइस, ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। वेब क्या होता है, वेब इंटरनेट ही होता है, बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ताकि हम लोग सारी चीज़ें एक्सेस ना कर पाए। अगर अगर सारी चीज़ें हम लोग एक्सेस कर सकते हैं तो फिर कोई भी सिक्योरिटी, हम चाहे तो गूगल का ही सर्वर जो है पूरा एक्सेस कर सकते हैं, फिर इस तरीके से तो हम गूगल को भी हैक कर लेंगे। तो इस तरीके से वेब को बनाया गया है ताकि हम कुछ चीज़ें एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि वेब क्या होता है। अगर आपको अभी भी कुछ भी थोड़ा सा भी जरा सा भी डाउट है गाइस, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ अ वेब एप्लीकेशन वर्क्स। मतलब एक वेब एप्लीकेशन जो होता है वो कैसे वर्क करता है, वेब ऐप कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली हर एक वेब एप्लीकेशन जो होता है वो 3 टियर्स में वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहला जो टियर होता है गाइस वो डेटाबेस टियर, दूसरा एप्लीकेशन टियर, तीसरा प्रेजेंटेशन टियर। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है, डेटाबेस टियर, एप्लीकेशन टियर एंड प्रेजेंटेशन टियर। तो प्रेजेंटेशन टियर में बेसिकली जो आपको दिखाई देता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर बनाया। ठीक है, तो इस कंप्यूटर में मैं हूँ एक यूजर। ठीक है, एक यूजर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे कुछ भी जैसे कि youtube.com सर्च करता है। ठीक है, youtube.com। ठीक है, तो YouTube में जो भी चीज़ें आपको दिखाई देते हैं, कंटेंट, वीडियोस, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये बेसिकली जो दिखाई दे रहा है मुझे अपने स्क्रीन पर, ये होता है हमारा प्रेजेंटेशन टियर। मतलब प्रेजेंटेशन द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, मैनेज किया जाता है। ठीक है, जहाँ से यूजर जो भी रिसोर्सेस है उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ठीक है ना, बेसिकली आपको अपने एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेशन टियर, बेसिकली होस्टेड, मतलब जहां से ये मैनेज किया जाता है। अब यूट्यूब का जो वीडियोस है वो कहाँ से आता है गाइस, यूट्यूब के सर्वर से आता है हमें। ठीक है, यूट्यूब का जो भी सर्वर होगा तो सर्वर उसको मैनेज करता होगा, ये बेसिकली एक अनदर कंप्यूटर होता है। और ये जो इसके पास डेटा कहाँ से आता होगा गाइस, ये इसके पास इसका डेटा जो आता होगा इसके डेटाबेस से आता होगा। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा अब आपको समझ में आएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली एक डेटा होता है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरा ये डेटा है जहाँ पे मेरे यूट्यूब का वीडियो पड़ा हुआ है, यहाँ पे वीडियो। अब वीडियो जो होता है गाइस ये यहाँ से जाता है यूट्यूब के पास, और यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब का जो सर्वर है तो वो यूट्यूब का सर्वर हमारे यूआई में भेजता है, मतलब यूजर इंटरफेस, बेसिकली हमारा जो यूट्यूब का ऐप है वहाँ पे भेजता है ताकि हम लोग उसको देख सके। ठीक है, इंटरेक्ट कर सके। तो कुछ इस तरीके से होता है। अभी आपको थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये थ्योरी पार्ट है तो आपको फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो शायद समझ में भी ना आए। तो ऐसा मत समझिएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। बस आप पेशेंस बना के रखिए और बस देखते जाइए। ठीक है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार देख लीजिए, अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके आप जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली डेटाबेस टायर क्या होता है, जहाँ पे बेसिकली एक्चुअल डेटा प्रेजेंट होता है, डेटा जहाँ पे होता है। और एप्लीकेशन टायर क्या होता है, जहाँ से बेसिकली हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो होस्ट किया जाता है, बेसिकली मेंटेन किया जाता है जहाँ से। ठीक है, और प्रेजेंटेशन टायर क्या होता है, जहाँ से बेसिकली हम लोग कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा क्या होता है इसमें। तो बेसिकली हमारा जो यूट्यूब का वीडियो जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने स्क्रीन पे यूट्यूब पे, तो ये बेसिकली कहाँ से आता है मेरे पास, ये यूट्यूब के सर्वर से आता है। और यूट्यूब का सर्वर को कहाँ से मिलता है, ये यूट्यूब का जो डेटाबेस है जहाँ पे वो उन्होंने स्टोर करके रखा है वो वहाँ से मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आता है ये। ठीक है, तो इसको कहते हैं 3 लेवल आर्किटेक्चर, कुछ इस टाइप से हम लोग नेटवर्किंग वाले चैप्टर में शायद पढ़ते हैं, अगर आपने बीसीए या फिर एमसीए किया होगा या फिर बीटेक के स्टूडेंट हो तो। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या होते हैं, तो बेसिकली जो सर्वर्स होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं लोकल सर्वर, एक क्लाउड सर्वर। तो लोकल सर्वर क्या होता है गाइस, पहले हम लोग समझ लेते हैं वेब सर्वर्स क्या होता है, देन उसके बाद हम लोग समझेंगे लोकल सर्वर एंड क्लाउड सर्वर। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये रीअसेंबल्स करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। वो जो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है क्लाइंट को ताकि वो रिक्वेस्ट करे और उसको कुछ रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग अपना जो आपने शायद वीएस कोड अगर आपने यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा वहाँ पे एक लाइव सर्वर का ऑप्शन होता है, जिससे हम लोग कुछ भी जो हमारे वेबसाइट्स में है, जो हम लोगों ने index.html जो बनाया है उसमें, तो वो हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा लोकल सर्वर, जो बेसिकली हमारे लोकली में अवेलेबल है, मतलब हमारे डेस्कटॉप में ही वो अवेलेबल है और किसी के डेस्कटॉप में नहीं अवेलेबल है। और वो जो क्लाउड सर्वर होता है गाइस वो क्या होता है, जो हमारे हर एक पर्टिकुलर वो बेसिकली नेट पर अपलोड हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग हर एक पर्टिकुलर किसी भी डेस्कटॉप से हम लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा क्लाउड सर्वर। आपको मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ।
क्लाउड सर्वर और लोकल सर्वर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली वेब सर्वर्स क्या होता है, पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली क्लाइंट को सेटिस्फाई करता है। बेसिकली क्लाइंट जब भी कोई चीज़ रिक्वेस्ट करेगा तो उसे रिस्पॉन्स में कुछ डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है वेब सर्वर, ठीक है। अब लोकल सर्वर और क्लाउड सर्वर में क्या डिफरेंस होता है। लोकल सर्वर हमारे लोकली डेस्कटॉप में अवेलेबल होता है और क्लाउड सर्वर हर एक पर्टिकुलर किसी के भी डेस्कटॉप से आप देखना चाहे तो आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अपना फाइल का कुछ फोल्डर दिखाऊं, तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो ये जो जो मेरे यहाँ पे फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, ये मन स्टैक या पोर्टफ़ोलियो का, तो ये सिर्फ़ मेरे ही लोकली डेस्कटॉप पर है, ये आपके डेस्कटॉप पे नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये होता है हमारा लोकली, ठीक है ना? तो इसको बेसिकली आप कह सकते हो लोकल सर्वर, अभी के लिए आप समझने के लिए कह सकते हो। एंड क्लाउड सर्वर क्या होता है, जैसे कि मैंने यूट्यूब सर्च किया, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अ तो जैसे कि मैंने यूट्यूब किया, तो ये बेसिकली इसके क्लाउड सर्वर है। यहाँ से यूट्यूब अगर कोई भी सर्च करेगा तो उसे सारी चीज़ें सब दिख सकती है, ठीक है? तो ये क्लाउड सर्वर पे है। और हाँ गाइस, मैं इंटरनेट समझाने वाला था, ये तो मैं भूल ही गया। तो इंटरनेट बेसिकली क्या करता है, हमने पढ़ा था कि वो एक कनेक्ट करता है मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स को। तो आपको लगता होगा कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना? तो लोकली तो हमारा इंटरनेट तो बहुत ईज़िली कनेक्ट हो सकता है। बट अगर हम चाहें तो कैसे हम दूर के कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडिया से जो डेटा है वो अमेरिका जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है, वो कैसे जाता है गाइस? वो यहाँ पे आपको इस डायग्राम से थोड़ा-सा समझाने की मैं कोशिश करूँगा। सही हुआ मुझे याद आ गया या फिर मैं भूल जाता, ठीक है? तो एक बार 1 सेकंड। पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि वेब सर्वर और क्लाउड सर्वर और लोकल सर्वर एंड क्लाउड सर्वर में क्या डिफरेंस होता है। तो लोकल सर्वर जो हमारे लोकली डेस्कटॉप में अवेलेबल होता है, क्लाउड सर्वर जो हर एक किसी के डेस्कटॉप से हम अवेलेबल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा AWS, एज़र, गिट, फायरबेस, ये सब सारे हमारे क्लाउड सर्वर है। अगर हम इनमें कुछ डेटा अपना अपलोड कर देते हैं तो वो हम किसी के भी फ़ोन से या किसी के भी डेस्कटॉप से देख सकते हैं। और लोकल सर्वर जो हमारे डेस्कटॉप पे होता है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोगों ने 4 चीज़ें समझा हमने कि इंटरनेट क्या होता है, वेब क्या होता है और जो वेब एप्लीकेशन है वो कैसे वर्क करता है, वेब सर्वर क्या होता है, ठीक है? तो इंटरनेट में हम लोगों ने तो अच्छी तरीके से समझ लिया था, बट एक डाउट जो आपको शायद लगता होगा या फिर नहीं है, तो फिर मैं अभी आपको बताता हूँ क्या होता है। तो हमारा जो अगर मैं चाहता हूँ इंडिया से डेटा अमेरिका भेजना या फिर अमेरिका से डेटा इंडिया लाना, तो वो कैसे होता है? इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट में भी गाइस कि हमारा इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है कि हम यहाँ से सीधा इंडिया में वहां तक भेज सके। यहाँ पे बेसिकली क्या होते, केबल्स बिछे हुए होते, केबल्स लगे हुए थे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आप इंडिया से अमेरिका डेटा भेजना चाहते हो तो आप दो तरीके से भेज सकते हो, तो केबल के थ्रू या फिर एक नेटवर्क के थ्रू, ठीक है ना, मतलब इंटरनेट के थ्रू। तो इसी तरीके से बेसिकली क्या होता है, यहाँ से देखिएगा इस इंडिया से कुछ केबल्स ये बिछे हुए होते हैं, सैटेलाइट्स केबल, बेसिकली केबल्स। तो इससे क्या होता है, यहाँ से इस तरीके से डेटा यहाँ से ट्रांसफर होता है। तो जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि मुझे यहाँ, मैं हूँ यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली में हूँ, ठीक है। अगर मेरे को दिल्ली से डेटा मेरे को भेजना हो, कहाँ पे मेरे को भेजना हो, एक सेकंड, जैसे ये थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। दिल्ली से मुझे ऑस्ट्रेलिया डेटा भेजना हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली मेरे दिल्ली से डेटा क्या होगा गाइस, इस दिल्ली से ये जाएगा यहाँ से मुंबई में, और मुंबई के थ्रू, मुंबई से केबल के थ्रू कुछ इस तरीके से होते होते ये ऑस्ट्रेलिया में जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के किसी पार्ट में भेजना होगा तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ से किसी एक लोकल उनके टावर पे जाएगा, और उस टावर से उनके किसी पर्टिकुलर टावर पे, उसके पास वाले टावर पे जाएगा और फिर वहां पे वो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा-सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं हूँ इंडिया दिल्ली में, यहाँ पे कुछ दिल्ली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो एक नहीं कर रहा है। तो बेसिकली आप यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे हूँ मैं दिल्ली में यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जो मेरा जो डेटा है वो मेरे लोकल टावर पे जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो लोकल टावर होगा उस पे जाएगा, फिर वो वहाँ से स्टेट वाले टावर पे जाएगा, बड़े टावर पे। फिर वो बड़ा टावर क्या करेगा गाइस, वो सीधा यहाँ से डेटा भेजेगा, यहाँ से सीधा मुंबई वाले टावर पे, मतलब मुंबई वाले टावर पे। मुंबई से कहाँ पे जाएगा, मुंबई वाले के पास चला जाएगा। मुंबई के टावर से फिर ये केबल के थ्रू होते-होते ये कहाँ पे जाएगा गाइस, कुछ इस तरीके से। इनका ये वेबसाइट थोड़ा-सा इस तरीके से होता है। अब ये जैसे कि गाइस मेरा यहाँ से मेरे घर से मेरा लोकल टावर पे गया, लोकल टावर से स्टेट टावर पे गया, मतलब बड़े वाले टावर पे, और बड़ा टावर जो क्या करेगा वो सीधा सिटी टावर यहाँ पे भेजेगा, दिल्ली मुंबई में। और मुंबई से केबल के थ्रू हमारा जो डेटा होता है गाइस वो यहाँ से केबल्स के थ्रू
ये होते होते यहाँ पे इस तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी पर्टिकुलर यहाँ पे भेजना हो तो ये यहाँ से बेसिकली टावर के थ्रू एक टावर से दूसरे टावर पे जाएगा, मेन टावर पे, फिर उधर से उसके लोकल टावर पे जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डेटा ट्रांसफर होता है। अब आपको यहाँ पे एक डाउट लग रहा होगा कि हम सीधा यहाँ से वहीं इंडिया से और ऑस्ट्रेलिया में सीधा डायरेक्टली कैसे क्यों ना भेज दें। तो इस तरीके से भी हम भेज सकते हैं, बट क्या होता है इस तरीके से ना, जो उसका स्पीड है गाइस वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। केबल्स के थ्रू हम डेटा बहुत ज़्यादा फास्टली में मतलब भेज सकते हैं। ठीक है, बट इन वायरलेस में हम लोगों का जो डेटा है गाइस वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लिटिल बिट थोड़ा सा। तो उसके लिए हम लोग इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से तारे बिछे हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे, और ये जो तारे होते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तारे होते हैं। और सो गाइस अब हम लोग देखते हैं वेबसाइट क्या होता है। तो वेबसाइट, इट इज अ वर्चुअल डायरेक्टरी ऑन वेब सर्वर दैट गिव्स एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑन वेब। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, वेबसाइट एक वर्चुअल डायरेक्टरी होता है गाइस, जो क्या करता है हम लोगों को रिसोर्सेज को एक्सेस करने देता है वो वेब पे। ठीक है, तो वेब पे जो रिसोर्सेज होता है उसको हम लोग एक्सेस, हमें एक्सेस करने देता है। ठीक है, क्या कौन एक्सेस करने देता है गाइस, वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट के जो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, वेबसाइट्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ टू लोकेशंस। वेबसाइट में दो लोकेशंस होते हैं, एक फिजिकल लोकेशन एंड वर्चुअल लोकेशन। तो फिजिकल लोकेशन जहाँ पे बेसिकली एक्चुअल डेटा जो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, और वर्चुअल लोकेशन जिससे हम लोग वो डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो जैसे कि ये यूट्यूब का, जैसे मान लीजिए ये यूट्यूब है। ठीक है, तो यूट्यूब, ये हमारा जो यूट्यूब का जो ये लिंक है गाइस, ये हमारा वर्चुअल डायरेक्टरी होता है। ठीक है, ये वर्चुअल डायरेक्टरी होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने ये यूट्यूब मैंने बनाया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझिए मैंने बनाया है, और यूट्यूब का जो क्लोन है, मैंने मान लीजिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये जो मैंने बनाया है और मेरे इस वाले फोल्डर पे यूट्यूब का जितना भी कोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा ये जो डायरेक्टरी होगा ये वाला, तो ये हमारा क्या होगा, फिजिकल डायरेक्टरी। बेसिकली यहाँ पे डेटा जो हमारा वो प्रेजेंट है, यूट्यूब का जितना भी कोड है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे भी रखा है, पहले से ही लिख रखा है। ठीक है, तो वेबसाइट क्या होता है, जो बेसिकली एक वर्चुअल डायरेक्टरी होता है जिससे हम लोग अपना डेटा एक्सेस कर पाते हैं। और हर एक वेबसाइट्स का मतलब दो चीजें वो कंटेन करके रखता है, एक लोकेशन, मतलब दो लोकेशन कंटेन करके रखते हैं, कंप्राइजेस, मतलब दो लोकेशन उनके पास होते हैं, एक फिजिकल लोकेशन एंड वर्चुअल लोकेशन। तो फिजिकल लोकेशन जहाँ पे बेसिकली एक्चुअल डेटा प्रेजेंट है, एंड वर्चुअल लोकेशन जहाँ से हम लोग उस चीजों मतलब उस चीज को हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, उस वेब पेज को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है गाइस, तो बेसिकली वेब पेज इज अ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। ये क्या होता है गाइस, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोवाइड करता है यूआई। यूआई मींस होता है गाइस यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, इंटरफेस मींस बेसिकली जहां से हमें कुछ चीजें दिखाई देती है, जैसे कि हम लोग यूट्यूब का यूआई देखें तो हमें यूट्यूब इस तरीके से दिखाई देता है, तो ये यूट्यूब का यूआई हो गया। ठीक है, अब तो जिससे क्या करता है गाइस, यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब यूजर उसको देख सकता है, उससे जो भी चीजें वो देखना चाहता है वो देख सकता है, उससे इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है ना, रिसोर्सेस ऑफ वेबसाइट्स, जो मतलब वेबसाइट्स में जो भी रिसोर्सेस है उसको वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है ना, अब बेसिकली हम लोग समझ लेते हैं हाइपर मीन्स क्या होता है। तो हाइपर मीन्स होता है बियॉन्ड, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के पीछे क्या है, उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो ये होता है बियॉन्ड। जैसे कि आपने अभी आप HTML पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो HTML का फुल फॉर्म ही होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर मीन्स अगर पूछ ले, अगर आप इंटरव्यू में के हाइपर मीन्स पूछ ले कि HTML का फुल फॉर्म पूछेगा आपसे कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपने बताया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये पूछ ले अगर आपसे कि हाइपर मीन्स क्या होता है, तो हाइपर मीन्स होता है बेसिकली बियॉन्ड, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के पीछे क्या है, या फिर किसी चीज के पीछे क्या है, मतलब उसमें क्या क्या चीजें होती है, मतलब है उसके अंदर, तो वो होता है बियॉन्ड। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कंटेन, मतलब उसमें कंटेन होता है, मतलब उसके अंदर होते हैं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बियॉन्ड द व्हाट यूजर कैन सी। बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर एक इंफॉर्मेशन होता है उसके में, जिससे यूजर क्या कर सकता है, उसको देख सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने किसी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक किया,
किसी भी लिंक पे आपने क्लिक किया, तो अगर जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो वैसे ही आप इस लिंक के थ्रू कहीं पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो वहां पे देख सकते हैं कि उस टेक्स्ट के पीछे क्या था, बहुत सारी चीजें, आपको एक नया पेज ही खुल सकता है, उसके में कुछ आपको नया चीज देखने को मिल जाए। तो वो सब सारी चीजें जो होता है गाइस, हाइपर वो टेक्स्ट होता है। ये वाला जो टेक्स्ट होगा गाइस, वो हाइपर होगा, क्योंकि इसके इस टेक्स्ट के पीछे बहुत सारा चीज होता है। मतलब इस टेक्स्ट के अंदर ही बेसिकली एक टेक्स्ट क्या कंटेन करता है, इसमें पूरा एक वेब पेज ही हो सकता है। क्या हो सकता है गाइस, एक वेब पेज ही हो सकता है, ठीक है ना। मतलब एक वेबसाइट ही हो सकता है इस पेज के अंदर, मतलब इस टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। इट कैन टेक यूजर टू कंटेंट। अब बेसिकली यूजर को कंटेंट में लेके जाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया लिंक पे, तो ये वेब पेज पे ले गया, किसी वेबसाइट पे लेके चला गया, ठीक है। विच बियॉन्ड द करंट कॉन्टेक्स्ट, और जो करंट कॉन्टेक्स्ट है इसका, जैसे कि इस लिंक का करंट कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे वो वेब पेज होगा वो वहां पे ले जाएगा, वेबसाइट जहाँ पे होगा, ठीक है। अब जो बेसिकली वेब पेज होता है वो गाइस, वो दो टाइप्स के होते हैं वेब पेजेस, ठीक है। एक स्टैटिक पेज होता है, एक डायनेमिक पेज होता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है गाइस? स्टैटिक पेज जो हर एक यूजर को हर एक जैसा ही, मतलब सेम ही दिखाई दे, उसमें कोई इंटरेक्शन ही ना हो, ठीक है। और डायनेमिक पेज क्या होता है, जिसमें इंटरेक्शन होता है गाइस, मतलब हर एक पर्टिकुलर यूजर को कुछ अलग दिखाई दे, अगर हम उससे बातचीत करें तो वो इंटरेक्ट करे, मगर वो रिस्पॉन्स बेसिकली हमें करेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, जैसे यूट्यूब है। अगर यूट्यूब देखते हैं गाइस, अगर मैं इसको स्क्रॉल करते जाऊं तो ये स्क्रॉल होता जाएगा, स्क्रॉल होता जाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली हमें वीडियोस दिखा रहा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज पे क्लिक करूँ शॉर्ट्स पे, तो शॉर्ट्स चलने लगेगा। हिस्ट्री देखो तो हिस्ट्री दिखने लगेगा। अगर मैं अपने वीडियोस देखना चाहूँ तो मैं अपने वीडियोस देख सकता हूँ। सब्सक्रिप्शन देखना चाहूँ तो सब्सक्रिप्शन देख सकता हूँ। तो जो भी मैं करना चाहूँ वो मैं देख सकता हूँ गाइस। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से ये इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे चीजें दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट वो जो हमारा स्टैटिक पेज होता है गाइस, उसमें कोई इंटरेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग से देखें कि अगर हम लोग मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस यूट्यूब को अगर मैं रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, ये इंटरेक्ट करेगा हमारे साथ और कुछ नई नई चीजें लाके देगा हमें। देखिए अब रिफ्रेश करेगा, थोड़ा सा कुछ नया चीज आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम किसी पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक करेंगे तो कुछ नया चीज देखने को मिलेगा। बट अगर हम लोग डायनेमिक पेज में ऐसा चीज देखें तो इसमें सॉरी स्टैटिक पेज में, तो स्टैटिक पेज में ऐसा नहीं होता है। मैं डायनेमिक पेज के बारे में अभी बता रहा था, सॉरी गाइस। डायनेमिक पेज था ये जो क्या होता है गाइस, ये हमारा डायनेमिक पेज होता है, ये बेसिकली इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और स्टैटिक पेज क्या होता है गाइस, जो एक जैसा ही रहेगा, आप जितना बार भी रिफ्रेश कर लो, ठीक है, वो एक जैसा ही रहेगा, इसमें कोई इंटरेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। स्टैटिक पेज और डायनेमिक पेज में आई होप आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चल गया होगा। स्टैटिक पेज इंटरेक्ट करता है, डायनेमिक पेज कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो यहीं पे स्टैटिक पेज और डायनेमिक पेज में कोई डिफरेंस थोड़ा सा बता रखा है यहाँ पे और अच्छी तरीके से। तो स्टैटिक पेज कंप्राइजेस ऑफ सेम इंफॉर्मेशन टू डिस्प्ले अक्रॉस एनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। मतलब जितनी बार भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो वहां पे सेम ही चीज दिखाई देगा बार बार, ठीक है ना, अलग कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो वो हमारा स्टैटिक पेज होता है। स्टैटिक पेज में बेसिकली आपको लास्ट में डॉट एच टी एम एल या फिर डॉट एच टी एम एल दिख सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ होता है हमारा डायनेमिक पेज। डॉट एच टी एम एल और डॉट एच टी एम कहाँ पे दिखने को मिलेगा गाइस, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर पेज पे जाओगे, जैसे कि मैं आपको अपना एक लेट मी चेक, कोई है मेरे पास स्टैटिक पेज पड़ा हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, ये रहा हमारा एक स्टैटिक पेज। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं किसी चीज पे क्लिक करूँ तो ये कुछ काम नहीं करेगा, बस देखने में लग रहा है कि हाँ ये कुछ इस तरीके से एक वेबसाइट है। ये जो मैं जब मैं सीख रहा था तो थोड़ा सा मैंने ये कुछ बनाया था, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कोई इंट्रैक्शंस नहीं है, ये बेसिकली सेम जैसा किया है वो बेसिकली टेक्स्ट जैसा ये बस दिखाई दे रहा है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज पे क्लिक करूँ तो ये इसमें कुछ नहीं होने वाला। अगर सब्सक्राइब करूँ या फिर किसी भी चीज पे क्लिक करूँ तो कुछ नहीं होने वाला, कोई भी टेक्स्ट पे या लिंक पे, ठीक है। तो ये देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टैटिक पेज होते हैं, इसमें कोई इंटरेक्शंस नहीं होता है। अगर हम इस पे कुछ रिक्वेस्ट भेजेंगे तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। जब हम लोग HTML और CSS को थोड़ा सा सीख लेंगे तो कुछ इस टाइप्स के हम लोग भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। सेम ये वाला भी हो सकता है या फिर कुछ और इससे भी बढ़िया, ठीक है। तो हम लोग वीडियोस में बनाएंगे, देखेंगे कैसा रहेगा। और बेसिकली ये बताना गाइस, जब मैंने HTML सीखा था और CSS थोड़ा बहुत, तो मैंने ये शायद बनाया था, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज और दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में डॉट एच टी एम एल आपको देखने को मिल जाएगा स्टैटिक पेज में। हाँ, पर ये कंफर्म नहीं है कि हर टाइम आपको देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ना भी देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम लोग उसको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देन डायनेमिक पेज क्या होता है गाइस, डायनेमिक पेज में क्या होता है, डायनेमिक पेज कैन चेंज इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट। बेसिकली कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो उसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डायनेमिक पेज में दिखाऊं आपको,
एक सेकंड। जैसे कि मैं गूगल पे जाऊँ, गूगल में जाऊँगा, अगर मैंने एप्पल सर्च किया तो यहाँ पे एप्पल दिखाई देगा आपको, ठीक है। मतलब एप्पल, ये तो एप्पल वो आ गया, एप्पल फ़ोन वाला, ठीक है। कुछ इस टाइप्स का एप्पल दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे मैंगो सर्च करूँ, मैंगो गाइस, तो ये मैंगो दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायनेमिक हो रहा है ये, मतलब जब एप्पल सर्च कर रहा हूँ तो एप्पल दिखाई दे रहा है, मैंगो सर्च कर रहा हूँ तो मैंगो दिखाई दे रहा है, मतलब जिस टाइप का मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ उस टाइप से वो रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डायनेमिक पेज, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। हर टाइम वो अलग अलग होगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट, ठीक है। इट कैन कस्टमाइज द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट, बेसिकली क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ये कस्टमाइज कर सकता है। और इस इट कंटेन्स कस्टमाइज कंटेंट फॉर एवरी क्लाइंट, और ये एवरी क्लाइंट के लिए भी शायद अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और डायनेमिक पेजेस हैव एक्सटेंशन डॉट जेएसपी डॉट पीएचपी डॉट एएसपी डॉट एएसपीएक्स, ये सब सारी चीज़ें जो हमारे डायनेमिक पेजेस में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है गाइस। और ये याद रखना, स्टैटिक हो या डायनेमिक पेज हो, ये दोनों के दोनों ही गाइस एचटीएमएल से ही बनता है, तो आपको एचटीएमएल आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पेज कंपोजिशन, तो पेज कंपोजिशन मतलब स्टैटिक पेज क्या होता है, डायनेमिक पेज क्या होता है। तो देखिए स्टैटिक पेज में एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और डायनेमिक पेज क्या होता है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट होगा, जेक्वेरी भी होगा, प्लस में एएसपी पीएचपी जेएसपी ये सब सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल सकती है, ठीक है। एवरी प्रोजेक्ट स्टार्ट विथ अ स्टैटिक पेज कोल्ड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो ये याद रखना गाइस, जब भी आप कोई भी वेबसाइट बनाओगे, वेब पेज बनाओगे, तो वो हमेशा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। हमेशा वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। ये याद रखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में शायद ये पूछ सकता है कि रूट डायरेक्टरी क्या होता है, कहाँ से वो पेज स्टार्ट होता है। हमेशा के हमेशा गाइस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से स्टार्ट होगा। अब गाइस जो हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ने वाले हैं गाइस, ब्राउज़र का आर्किटेक्चर कैसा होता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको आगे जाके थोड़ा बहुत जो दिक्कत है गाइस वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, दिक्कत आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। और हाँ गाइस, ये थोड़ा-सा ये वाला जो ब्राउज़र का आर्किटेक्चर है, मे बी हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में समझ में ना आए, थोड़ा-सा आपको हार्ड लगे, ठीक है। तो आपको बस पेशेंस बना के रखना है। पूरा ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और धीरे-धीरे आपको अगर एक वीडियो में नहीं, इस वीडियो में नहीं आ रहा है तो धीरे-धीरे आगे-आगे आपको धीरे-धीरे आ जाएगा। ये बेसिकली जब आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे गाइस, जब आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे गाइस, ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम आएँगे। बेसिकली जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर के बारे में, नेटवर्क के बारे में, बैकएंड के बारे में, डेटा persistence के बारे में, ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जावास्क्रिप्ट सीखते टाइम बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान से सीखिएगा गाइस, ये ब्राउज़र का आर्किटेक्चर, इसलिए मैंने ये पहले ही करवा दिया ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ब्राउज़र ही समझ लेते हैं कि ब्राउज़र क्या होता है। हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र है, तो ये क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है? बेसिकली एक टूल होता है जो एक्सेस करने देता है वेब पेजेस को ऑन द क्लाइंट डिवाइस। बेसिकली क्लाइंट के डिवाइस पर ब्राउज़र को जो हमारा ब्राउज़र है वो एक्सेस करने देता है वेब पेजेस को, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्राउज़र। अब बहुत सारे टाइप्स के मार्केट में ब्राउज़र्स हैं, जैसे कि हमारा क्रोम ब्राउज़र हो गया, एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, और बहुत सारे टाइप्स के होते हैं ब्राउज़र, ठीक है। तो हर एक पर्टिकुलर ब्राउज़र में ये याद रखना गाइस, एवरी ब्राउज़र कंटेन्स दीज कंपोनेंट्स, मतलब हर एक ब्राउज़र में ये सब सारे 7 कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होते ही होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा यूआई, ब्राउज़र इंजन, रेंडरिंग इंजन, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर, नेटवर्क, यूआई बैकएंड एंड डेटा persistence। अब ये सब सारी चीज़ें क्या होती है वो वन बाय वन हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा गाइस है, फर्स्ट है वो यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस क्या होता है ब्राउजर आर्किटेक्चर में गाइस? तो ब्राउजर, सबसे पहले मैं ब्राउजर ही ओपन करके दिखा देता हूँ यूजर इंटरफेस क्या होता है। तो ये रहा आपका एक ब्राउजर जो है हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस, तो जैसे कि यहाँ पे एक सर्च बार दिखाई दे रहा है, सर्च का आइकन दिखाई दे रहा है, ये माइक वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जीमेल का, इमेजेस का, ये जो सर्च लैब है ये, ठीक है, मैं गूगल एप्स, और बाकी आपका ये प्रोफाइल वाला। तो ये सब सारी चीजें जो दिखाई दे रही है गाइस, ये हमारा है यूजर इंटरफेस जो हमें ब्राउजर में दिखाई देता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद है ब्राउजर इंजन। तो ब्राउजर इंजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये थोड़ा सा इन डेप्थ होने वाला है, ठीक है। तो इन डेप्थ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था गाइस, ये जो हमारा कोर्स होने वाला है गाइस वो बिल्कुल ही इन डेप्थ होने वाला है। जिसको पेशेंस है और जो इन डेप्थ में सीखना चाहता है बस वही देख सकता है, अदरवाइज नहीं देख पाएगा। बहुत सारे बंदे इसको स्किप करने वाले, ठीक है। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, जिस बंदे पे पेशेंस है और जो हाँ इन डेप्थ में सीखना चाहता है, बिहाइंड द सीन देखना चाहता है क्या होता है, तो वही इस कोर्स को फॉलो करिएगा, अदरवाइज आपका
मतलब 2-4 वीडियो देखने का मतलब ज़्यादा मतलब ही नहीं बनता। हाँ, पर आप इस 2-4 अगर वीडियो देखोगे गाइस तो पक्का कुछ ना कुछ ज़रूर नया चीज़ सीख के जाओगे आप। ठीक है? तो ब्राउज़र इंजन क्या होता है गाइस? ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलेटिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस। बेसिकली ब्राउज़र इंजन क्या करता है गाइस? एचटीएमएल और सीएसएस को कन्वर्ट करता है ताकि वो खुद ही समझ सके, मतलब ब्राउज़र खुद ही समझ सके एचटीएमएल और सीएसएस को, इस तरीके से वो कन्वर्ट करता है। बेसिकली ब्राउज़र को वो समझ में नहीं आता है, जो एचटीएमएल और सीएसएस होता है गाइस, वो ब्राउज़र को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए क्या करता है वो, ऐसा कन्वर्ट करता है ताकि वो खुद को ही समझ सके, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, मतलब ताकि ब्राउज़र खुद को ही समझ सके, ठीक है ना? ब्राउज़र इंजन, ठीक है? तो बेसिकली मान लीजिए जैसे कि हमारा ये एचटीएमएल है, ठीक है? एचटीएमएल का जो कोड मैंने लिखा है गाइस, ठीक है ना? तो एचटीएमएल का कोड क्या करेगा, ब्राउज़र इंजन जो हमारा ब्राउज़र इंजन जो होगा गाइस, वो ऐसा कुछ चीज़ में कन्वर्ट कर देगा ताकि वो जो ब्राउज़र है हमारा, ब्राउज़र है, उसको समझ में आ जाए, ठीक है? ठीक है, ताकि कन्वर्ट करेगा ताकि ब्राउज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट फॉर ब्राउज़र, ये बेसिकली ब्राउज़र को ही समझ में आए। तो एवरी ब्राउज़र हैव एन ब्राउज़र इंजन्स लाइक, हर एक ब्राउज़र में ब्राउज़र इंजन्स होते हैं जैसे कि ब्लिंक, वेबकिट, स्पाइडर मंकी, जिसको ये सारे हमारे ब्राउज़र इंजन होते हैं, ठीक है? अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा-सा और भी आगे देखेंगे। एक पूरा डायग्राम मैं आपको दूँगा जिसमें आपको हर एक ब्राउज़र इंजन का, आपको मतलब हर एक पर्टिकुलर ब्राउज़र के कौन-कौन से इंजन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद है हमारा गाइस रेंडरिंग इंजन। तो रेंडरिंग इंजन क्या करता है गाइस, बेसिकली जो हमने एचटीएमएल और सीएसएस को हमने कन्वर्ट तो कर लिया है ना, तो अब इसको दिखाने में, बेसिकली ये प्रेजेंट करने में उसको रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस्ड कंटेंट इन द ब्राउजर। बेसिकली जो हमें कन्वर्ट तो कर लिया गाइस, मतलब जो हमारा एचटीएमएल का और सीएसएस का जो कोड था उसको तो कन्वर्ट कर लिया। अब यूजर को दिखना चाहिए ना, यूजर को तो है नहीं कि ऐसे ऐसे टेक्स्ट फॉर्मेट में पूरा कंटेंट चाहिए, उसे तो भाई अच्छे खासे मतलब यूआई में दिखना चाहिए, मतलब वीडियोस में ऑडियो है, ऑडियो मतलब वीडियो जो है अच्छी तरीके से इमेजेस फॉर्मेट में, आइकन्स में उस तरीके से दिखना चाहिए। तो वो तो हमें ब्राउजर इंजन को समझने के लिए हम लोगों ने एचटीएमएल और सीएसएस को कन्वर्ट कर लिया ब्राउजर इंजन के थ्रू, बट हमें उसको दिखाना भी तो है, तो वो कौन दिखाएगा गाइस, वो हमारा रेंडरिंग इंजन दिखाता है, ठीक है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेजेंटेशन के लिए, मतलब उसको प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? उसके बाद है जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर। तो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर क्या करता है गाइस, ब्राउजर सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो एवरी ब्राउजर यूजेस जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर, जावास्क्रिप्ट एज लैंग्वेज। बेसिकली हर एक ब्राउजर क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करता है फॉर हैंडलिंग इंटरेक्शंस। बेसिकली इंटरेक्शंस के लिए जावास्क्रिप्ट को यूज करता है, ठीक है? और इट इज ट्रांसलेटेड बाय द यूजिंग जेएस इंटरप्रेटर। और जो जावा स्क्रिप्ट जो होता है गाइस, उसको मतलब बेसिकली रन कह सकते हो या फिर कंपाइल कह सकते हो, या इंटरप्रेट करता है, ट्रांसलेट करता है बेसिकली जेएस इंटरप्रेटर के द्वारा, ठीक है ना? तो बेसिकली ये ट्रांसलेट किया जाता है किसके द्वारा गाइस, जेएस इंटरप्रेटर के द्वारा, ताकि वो ब्राउज़र समझ सके, ठीक है ना? और एंड एट द एंड बेसिकली ब्राउज़र को यही 3 चीज़ें समझ में आती है, जावा एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। ब्राउज़र को और कुछ नहीं समझ में आता गाइस, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ब्राउज़र को समझाने के लिए यही तो है, ब्राउज़र इंजन है, रेंडरिंग इंजन है और जावास्क्रिप्ट में इंटरप्रेटर है, और कुछ तो है नहीं। अगर आप रिएक्ट लिख रहे हो, रिएक्ट मान लीजिए आप रिएक्ट का कुछ कोड लिख रहे हो, तो रिएक्ट भी जो क्या होगा गाइस, वो एचटीएमएल और सीएसएस में ही कन्वर्ट होगा ताकि वो समझ सके, और जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होगा वो सारा कोड, ठीक है ना? क्योंकि ब्राउजर के पास रिएक्ट का कोई इंजन नहीं होता है कि रिएक्ट को कन्वर्ट करके ब्राउजर समझ सके, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है, ब्राउजर एट द एंड एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को ही समझता है, ठीक है? वो किसी रिएक्ट को या नेक्स्ट जेएस, एंगुलर जेएस, ये सब किसी चीज को नहीं समझता है। हर सारा कोड जो होगा वो एचटीएमएल और सीएसएस में कन्वर्ट होगा, देन उसके बाद वो ब्राउजर उसको समझ पाएगा, फिर वो हमें दिखाई देगा, ठीक है? उसके बाद है गाइस हमारे नेटवर्क, ठीक है ना? तो बेसिकली ये मॉनिटर करता है एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द पेज व्हेन यूजर रिक्वेस्ट इन ब्राउजर। बेसिकली ये क्या करता है, मॉनिटर करता है एक्टिविटी, क्या हमने सर्च किया, कितने टाइम में वो डेटा लोड हुआ, कितने नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट हमने किए, ठीक है ना? और कितना टाइम लगा बेसिकली, ठीक है? इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ अभी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी मैंगो सर्च किया था, ठीक है गाइस? तो चलिए मैं मैंगो सर्च करता हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आप भी ये देखना चाहते हो लाइव मतलब एग्जांपल में, तो आपको सबसे पहले आपको आप थ्री डॉट पे क्लिक करके आप देख सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे जाना है, एक सेकंड। जैसे आपको यहाँ पे ब्राउजर, आपके ब्राउजर में राइट साइड पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और इंस्पेक्ट का अगर आप पे ऑप्शन आ रहा है तो आप इंस्पेक्ट पे क्लिक कर सकते हो, सबसे नीचे आएगा। या फिर मोर टूल्स का ऑप्शन आ रहा है तो मोर टूल पे जाइए, फिर डेवलपर मोड में आपको जाना है, डेवलपर टूल्स में, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा,
ठीक है, अगर आपसे ऐसा हो जा रहा है तो ठीक है, या फिर आप ऐसा एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो, कंट्रोल को दबाइए, शिफ्ट को दबाइए और आई को, तीनों को एक साथ दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, अगर आप मैक यूज करते हो तो कमांड शिफ्ट आई जो भी होता होगा मुझे नहीं पता, हाँ वो सब आप यूज कर सकते हो। बेसिकली मैंने लिनक्स सॉरी विंडो को यूज करता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट आई कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या फिर डेवलपर मोड का ऑप्शन, मोड टूल्स पे डेवलपर टूल्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से जा सकते हो। ठीक है, आपको मैंने दो ऑप्शन बता दिया, कंट्रोल शिफ्ट आई या फिर इस तरीके से इंस्पेक्ट करके, या फिर डेवलपर टूल्स से। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस तरीके से ये कोड दिखाई देगा। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले थे, नेटवर्क टैब। तो यहाँ पे बेसिकली अभी हम लोगों को एक नेटवर्क टैब का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेटवर्क टैब पे क्लिक कीजिए। अब जो मैंने ये मैंगो सर्च किया गाइस, ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा तो बेसिकली इतने सारे रिक्वेस्ट गए गाइस, देखिए इतने सारे रिक्वेस्ट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड, क्योंकि इसके नीचे भी तो और बहुत सारे पेज आ रहे होंगे। ठीक है, तो इतने सारे ये रिक्वेस्ट गए गाइस, देखिए इतने सारे। ठीक है, तो देखिए 199 रिक्वेस्ट गए गाइस, 200 रिक्वेस्ट गए। और ठीक है, इसको टाइम कितना टाइम लगा गाइस, 16.76 सेकंड, मतलब 16-17 सेकंड लगा आपको इसको रिक्वेस्ट देने में। ठीक है ना, मतलब जितना भी मैंने रिक्वेस्ट किया था उसके रिस्पॉन्स आने में। ठीक है, तो ये सब सारा कौन मॉनिटर करता है, यहाँ पे देखता है कि कितना टाइम लगा, कितने रिक्वेस्ट गए। ठीक है ना, और डोम कंटेंट लोडेड कितने सेकंड में, डोम का जो बेसिकली आप डोम नहीं समझोगे अभी, तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। बेसिकली यहाँ पे जो दिखाई देता है गाइस वो, ठीक है ना, एक तरीके से आप अभी इतना समझ सकते हो। तो ये जो दिखाई दे रहा है वो कितना सेकंड में लोड हो गया, तो ये 1 से 1.24 सेकंड लगा, मतलब 1 सेकंड 1.5 सेकंड ये आप कह सकते हो, तो 1.5 सेकंड ये लगा इसको लोड होने में। ठीक है, और टोटल जो यहाँ पे पूरा जो कंटेंट इतना लोड हुआ है गाइस, और इसको लोड होने में कितना सेकंड लगा है, 59 सेकंड, मतलब 1 मिनट। जैसे कि अगर आप मैं नीचे करता जाऊंगा तो इस तरीके से इसका जो टाइमिंग है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि और नीचे कंटेंट लोड होते जाएंगे। ठीक है, और रिक्वेस्ट भी बढ़ते जाएंगे, ये देख सकते हो गाइस, रिक्वेस्ट यहाँ पे नीचे साइड लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं नीचे करूंगा वैसे नए रिक्वेस्ट होते जाएंगे, नए रिक्वेस्ट आएंगे, और टाइम भी बढ़ेगा, फिर डेटा भी बढ़ेगा इसका। ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट है गाइस, इतने सारे रिक्वेस्ट गए हैं, तो ये सब सारे रिक्वेस्ट देख सकते हो इतने सारे। तो ये किसके द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है गाइस, ये हमारे नेटवर्क टैब के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये इन डेप्थ में कि कितने सारे रिक्वेस्ट गए, किस कहाँ कहाँ पे रिक्वेस्ट गए। ये देखिए इमेजेस पे गया एक, ये इस इमेज को लोड किया होगा उसने, फिर फेविकॉन आइकन पे, फिर इमेज इमेज इमेज, ये सब सारी चीजें यहाँ पे रिक्वेस्ट गया। अभी हम लोग जैसे ये जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे गाइस ये वाला, तो हमें ये इतने अच्छे तरीके से इन डेप्थ में समझ में आएगा। आपने ऐसा इन डेप्थ कहीं ना ही देखा होगा शायद, मेरे हिसाब से अगर देखा भी होगा तो इतना इन डेप्थ नहीं देखा होगा इस। ठीक है, तो इस कोर्स में आप बस बने रहिए, एट द एंड आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और आपको कभी दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने मेरा ये कोर्स फॉलो कर लिया। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से कंटेंट मैं अपलोड करूं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, एक वीडियो को इसी बात पे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। अब हम लोगों ने नेटवर्क टैब के बारे में थोड़ा सा देख लिया गाइस, कितने रिसोर्सेस लोडेड हुए ये मॉनिटर करेगा, कितने नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट गए, कितना टाइम लगा, ये सब सारी चीजें ये नेटवर्क टैब मॉनिटर करता है, नेटवर्क मॉनिटर करता है। ठीक है, उसके बाद आता है यूआई बैकएंड। तो यूआई बैकएंड क्या होता है, बेसिकली ये लॉजिक होता है बैकएंड के लिए। ठीक है ना, इट कंटेन्स द लॉजिक फॉर यूआई ऑफ ब्राउजर। बेसिकली क्या करता है, यूआई का जितना भी लॉजिक होता है गाइस वो ब्राउजर के लिए वो मेंटेन करके रखता है, इस पे यहीं पे होता है। ठीक है ना, यूआई बैकएंड में। ठीक है, उसके बाद है डेटा प्रेसिस्टेंस। तो डेटा प्रेसिस्टेंस में क्या होता है, इट इज द लोकेशन वेयर ब्राउजर कैन स्टोर क्लाइंट्स डिटेल्स। तो ये बेसिकली एक डेटा प्रेसिस्टेंस होता है, बेसिकली एक तरीके से आप ये समझ सकते हो मेमोरी कार्ड या स्टोरेज होता है, जहाँ पे हमारा जो डेटा है गाइस वो स्टोर करके रखता है। अब कैसे आपको समझाऊं, आपको मैं मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। आपने कभी कभी यहाँ पे देखा होगा कहीं पे, जैसे फॉर्म आप फिल करते हो तो वहां पे ऑटोमेटिकली सजेशन देखने को मिलता होगा, है ना। जैसे कि आप तो सबसे बड़ी एग्जांपल है, जैसे कि ये हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री का तो हिस्ट्री टैब में तो आपको दिख जाता है। बट जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कहीं पे फॉर्म वाला इनपुट आपने देखा होगा, तो आपको वहाँ पे अगर आप किसी भी इनपुट फील्ड पे क्लिक करते हो गाइस, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सजेशन आपके नाम आ जाते हैं, आपका जो नंबर है वो आ जाता है, एड्रेस आ जाता है ना। तो कुछ इसी टाइप्स के जो इन्फॉर्मेशन है गाइस वो कहाँ पे स्टोर रहते हैं, वो हमारे ब्राउजर के डेटा प्रेसिस्टेंस में स्टोर होता है। बेसिकली आपको यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ दोबारा इंस्पेक्ट मोड में जाके। ठीक है, अ, तो अभी तो मेरा कुछ यहाँ पे है नहीं, क्योंकि मैं न्यू आईडी लॉगिन किया हूँ यहाँ पे।
तो आपको बेसिकली कहाँ पे जाना है, एप्लीकेशन में जाना है। तो यहाँ पे ये जो स्टोरेज है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक लोकल स्टोरेज होता है, सेशन स्टोरेज होता है, और ये कुकीज होता है, ये इस टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे तो मेरा कोई डेटा है नहीं अभी फिलहाल। ये जो हमारा की और वैल्यू पेयर में होता है, ठीक है गाइस। अभी तो मेरा कोई डेटा है नहीं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये बेसिकली ये अभी ब्राउजर का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें पता चल रहा है। बट बेसिकली जब हम लोग जावास्क्रिप्ट इसको करेंगे, जब जावास्क्रिप्ट, तो इसको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका डेटा की और वैल्यूज में स्टोर किया जाता है, ठीक है। सजेशंस के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे सजेशंस दिखाऊं तो एक सेकंड, मैं कुछ करके दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, पहले वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ सजेशंस दिखा रखे हैं, जो आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे कुकीज़ के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, जो मेरा कुछ अनदर आईडी है जो मेरा, तो वहाँ पे मैंने कुछ जो मेरे डेटास है वो सब यहाँ पे कुछ कुकीज़ में सेव है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो उनके नेम्स, वैल्यूज, डोमेन्स, कहाँ कहाँ पे ये सब सारी चीज़ें, पाथ्स, ये सब सारी चीज़ें सेट होती है, सेव होती है, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। कुछ सिक्योरिटी पर्पस के कारण मैं पूरा नहीं दिखा सकता, बट आप इस तरीके से समझ सकते हो। बाकी हम लोग जब जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज़ के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग अपना भी लोकल स्टोरेज बनाएंगे, ताकि हमारा जो वेबसाइट का जो डेटा है वो क्लाइंट के ब्राउज़र में सेव हो जाए, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग बनाएंगे, तो वो जावास्क्रिप्ट में डिटेल में हम लोग समझेंगे। बाकी आप इस तरीके से समझ सकते हो, बेसिकली हर एक क्लाइंट का आप अपने ब्राउज़र में भी जाके देख सकते हो, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड सेव होगा वो वहाँ पे, ठीक है ना। कुकीज़ में हो सकता है, या सेशन स्टोरेज में, या लोकल स्टोरेज में, ठीक है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपने डेटा persistence के बारे में पढ़ लिया, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज़ के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, क्लाइंट का डेटा, ठीक है। तो अभी हम लोग जब हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो इन तीनों में डिफरेंस भी देखेंगे कि लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज़ में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था गाइस, वो था, सो गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि रेंडरिंग इंजन एंड जावास्क्रिप्ट इंजन जो होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोम का जो इंजन्स होते हैं गाइस, वो ब्लिंक है और V8 इंजन है। तो आप V8 इंजन के बारे में भी आप सीखोगे कि V8 इंजन क्या होता है, ब्लिंक क्या होता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में जानोगे, ठीक है। हम सीखेंगे नहीं, बेसिकली इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो गूगल क्रोम यूजेस दीज द फॉलोइंग इंजन्स, रेंडरिंग इंजन एंड जावास्क्रिप्ट इंजन। तो रेंडरिंग इंजन में बेसिकली ब्लिंक होता है। तो ये हमारे जो फर्स्ट वाले हैं गाइस, सबके ब्लिंक, सॉरी, तो ये सब जो जितने भी सारे गाइस हैं फर्स्ट वाले, वो सब सारे हमारे रेंडरिंग इंजन है। एंड सेकंड वाला जो होता है गाइस, हमारा जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर होता है। तो क्या करता है, जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है गाइस, वो V8 इंजन यूज करता है क्रोम में, ठीक है ना। तो VS इंजन इंजन जो होते हैं हमारे गाइस, वही क्या करता है, वो हमारे जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट करता है बेसिकली, ताकि वो जो हमारा ब्राउजर है उसको समझ सके, ठीक है। तो आप V8 जो है ना वो गाइस, वो ओपन सोर्स है। आप इसका गिटहब फाइल में भी जाके आप देख सकते हो किस तरीके से इसका कोड लिखा गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक सेकंड मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। इसको पहले मैं हटा देता हूँ। वी V8, सॉरी, V8 गिटहब लिंक देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सर्च करके। देखो गिटहब का रेपोजिटरी है, जो बेसिकली आप कह सकते हो फोल्डर, ठीक है। तो V8 का एक गिट फोल्डर होता है, जो V8 जो कोड है गाइस, वो पूरा V8 इंजन का जो ब्राउजर है, यही जो इतना ज्यादा कोड लिखा हुआ गाइस, यही इसको बेसिकली क्या करता है, जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोड है गाइस, वो कन्वर्ट करता है, ताकि कन्वर्ट करता है ब्राउजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, ताकि ब्राउजर समझ सके बेसिकली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये V8 इंजन होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जब जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है इन डेप्थ में। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और प्लीज़ यार, इतना मुश्किल से ये वीडियो बनाया हूँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ भूल मत जाना। अगर आपके कुछ भी सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML, ठीक है। और जो HTML होने वाला है गाइस, वो बिल्कुल ही इन डेप्थ होने वाला है, बिल्कुल ही फुल डिटेल्स में। अगर आपने यहाँ से देख लिया गाइस, हाँ मैं मानता हूँ कि जो हमारे कोर्स होंगे गाइस, ये थोड़ा सा लंबा होगा, लॉन्ग होगा थोड़ा सा, बट इन डेप्थ होगा। और अगर आपने यहाँ से मेरे से सीख लिया गाइस, तो आपको कहीं और दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।